वेलकम अगेन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर 2 है। आज के लेक्चर में आप लोग का मूल कॉन्सेप्ट का थोड़ा-सा बेसिक क्लियर होगा। मूल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में मूल कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है 11th में भी और 12th में भी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि वीडियो को देखते रहो, साथ-साथ पढ़ते रहो, आगे भागने की कोशिश मत करो। हम सारे डाउट्स पहले से ही सोच के आते हैं कि किसी बच्चे के दिमाग में कौन-सा डाउट आ सकता है। ठीक है? तो अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, इसको आगे समझाया जाएगा, इसका मतलब उसको आगे समझाया जाएगा। ठीक है? अभी अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आती है, वहाँ पे हम बताएँगे कि इस चीज़ को आगे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। तो लेक्चर देखते टाइम बहुत ज़्यादा परेशान होने की या फिर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हमको पता है आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है और उसको कैसे समझाना है। ठीक है? तो साथ-साथ लेक्चर देखो, जितना बताया जा रहा है, उतना काम करते रहो। धीरे-धीरे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है? उसमें हम लोग क्या-क्या देखे थे? उसमें देखे थे हम सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, उसके बाद क्लास 11th में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ज़रूरत है पढ़ाने की। ठीक है? होता क्या है कि अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड होता है, किसी को भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि एक्चुअल में एलिमेंट होता क्या है, एक्चुअल में कंपाउंड होता क्या है। ठीक है? अभी हम समझाने लगेंगे तब तुम लोग को लगेगा कि जो हमारे टीचर पढ़ाए हैं, वो कितना कुछ मिस कर दिए हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है? तो इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा टॉपिक सिर्फ़ इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग को मूल कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है? तो ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं वो मूल कॉन्सेप्ट को ले जाने की तरफ के रास्ते हैं। आ रही बात समझ में? अगर ये नहीं तैयार रहेगा आप लोग का तो मूल कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। कल हम लोग डिस्कस किए थे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है? कल हम बताए थे कि केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर 2 टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। ठीक है? प्योर सब्सटेंस में हम बताए थे कि इसमें एलिमेंट आता है और दूसरा कंपाउंड आता है। ठीक है? मिक्सचर में हम क्या बताए थे? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक, हमको समझना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है? तुम लोग देखे होंगे गाँव में कहा जाता है एकदम प्योर मिल्क, शुद्ध एकदम दूध। ठीक है? तो गाँव के हिसाब से एकदम प्योर मिल्क क्या होगा? प्योर मिल्क तब कहा जाएगा जब उस मिल्क में दूध के अलावा और कोई भी चीज़ ना मिली हो। इसका मतलब उसमें ख़ास करके पानी ना मिला हो। ठीक है? तब उसको प्योर मिल्क कहा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि प्योर मिल्क में मिल्क के अलावा एक भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि मिल्क से डिफरेंट हो। आ रही बात समझ में? ठीक है? अगर हम उसी के बेस पे प्योर सब्सटेंस को समझें, तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ़ एक ही टाइप के कंपाउंड हों, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, कह सकते हैं। कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों। आ रही बात समझ में? यहाँ पे हम प्योर सब्सटेंस के बारे में 3-4 बातें लिखे हैं। सबसे पहली बात है सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्योर सब्सटेंस में खाली एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है? हम पहले क्या करते हैं इन चारों पॉइंट्स को पहले पढ़ देते हैं। ठीक है? ताकि तुम लोग को अगर नहीं भी दिख रहा हो ताकि समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। दूसरा पॉइंट लिखा है ए प्योर सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड कंपोज़िशन। तीसरा पॉइंट है ए प्योर सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट है प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। ठीक है? चलो एक-एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट दिख रहा है कि प्योर सब्सटेंस में खाली एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब हुआ जैसे अगर हम सोडियम एलिमेंट की बात करें, ठीक है? सोडियम की बात करते हैं, ठीक? तो सोडियम में क्या कोई और एलिमेंट दिख रहा है? क्या इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है? नहीं प्रेज़ेंट है। अगर सोडियम की बात कहीं पे हो रही है, फिर सोडियम एलिमेंट की बात कहीं पे हो रही है, तो उसमें सोडियम के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं प्रेज़ेंट है।
ठीक है। अगर कोई और इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब कोई और एलिमेंट नहीं है, तो इसको प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब उसमें खाली सोडियम के ही कई करोड़ पार्टिकल्स होंगे। आई बात समझ में? इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, ना ही कोई इम्प्योरिटी है, ठीक है। एक ही सिंगल टाइप के क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, सोडियम एलिमेंट कहा जाएगा और इसको प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, एक चीज हो गया। ठीक, अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हो H2 गैस, ठीक है, क्या हाइड्रोजन गैस प्योर सब्सटेंस है? ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? देखो, हमको सिर्फ इतना देखना है कि क्या हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज प्रेजेंट है? ठीक है, नहीं प्रेजेंट है। और ऑब्वियस सी बात है, H2 गैस में एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, क्या हाइड्रोजन के अलावा और कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है। क्या ऑक्सीजन है इसमें? नहीं है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ऐसे ढेर सारे H2 गैस होंगे। ठीक है, तो इसको भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक इसी तरीके से N2O2 Cl2, कोई भी मेटल ले लेते हैं हम, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल आते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, या फिर पूरे 118 एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब प्योर होते हैं। यही बात समझ में? ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब प्योर होते हैं। ठीक है, और जितनी भी गैसेज होती हैं, गैसेज में खाली डाई गैसेज, डाई गैसेज मतलब जिसमें दो एटम्स है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, N2 है, इसमें दो एटम है नाइट्रोजन के, O2 है, इसमें दो एटम है नाइट्रोजन के, Cl2 है, इसमें दो एटम है नाइट्रोजन के, क्लोरीन के, इसमें दो एटम ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होंगे, प्योर सब्सटेंसेज होंगे। ठीक है, सिर्फ इतना देखना है कि उस एलिमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरा स्टेटमेंट था कि प्योर सब्सटेंसेज है फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका मतलब हुआ, जैसे अगर हम किसी प्योर सब्सटेंस की बात करें, H2O, ठीक है, अब किसी को लग रहा होगा कि H2O में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये प्योर कैसे हुआ? ठीक है, तो ये एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंपाउंड की बात हो रही है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आती हैं, पहले बताए थे। पहला तो एलिमेंट आता है, दूसरा कंपाउंड आता है। ठीक है, तो अभी हम एलिमेंट का एग्जांपल दिए थे, इस वाले पॉइंट में हम कंपाउंड का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो H2O एक कंपाउंड है। जैसे किसी कंटेनर में ढेर सारा पानी भर के रखा है, ठीक है, तो उसमें खाली H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, उसमें ढेर सारे H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, मतलब सारे सारे H2O के मॉलिक्यूल हैं। अगर इसमें हम बाहर से कुछ मिला दें, जैसे हम N2 गैस मिला दें, ठीक है, अगर हम N2 गैस मिला देंगे तब ये जाके इम्प्योर होगा। यही बात समझ में? जो कंटेनर है, इसमें वाटर के अलावा अगर कोई और चीज नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी प्योर सब्सटेंस की ही कैटेगरी में आएगा, लेकिन प्योर सब्सटेंस का कंपाउंड कहा जाएगा, प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। आ रही बात समझ में? फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे हम वाटर दो जगह से लेके आए, ठीक है, एक तो हम नल से पानी लेके आए, दूसरा हम नाली से पानी लेके आए। आई बात समझ में? तो नल से जो पानी लेके आएंगे उसमें भी H2O ही होगा, और नाली से जो पानी लेके आएंगे, अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, गंदगी को हटा दें, तो उसमें भी H2O ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब हुआ कि जो नल से पानी लेके आएंगे उसमें भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, और जो नाली से पानी लेके आएंगे उसमें भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि वाटर हम कहीं से भी लेके आए, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। इसका मतलब होता है कि प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स्ड है। आई बात समझ में? अगर हम अमोनिया की बात करें, तो दुनिया में कहीं से भी आप अमोनिया लेके आए, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो 1:3 ही होगा। ठीक है, अगर हम CO2 की बात करें, ठीक है, तो CO2 में कहीं से भी CO2 लेके आओ, या फिर किसी भी मेथड से CO2 बनाओ, ठीक है, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:2 ही होगा। आ रही बात समझ में? अगला पॉइंट था प्योर सब्सटेंस का, कि प्योर सब्सटेंसेज हैव डेफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम सिर्फ वाटर के एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे H2 होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सही बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम
पानी को किसी दूसरे सोर्स से लेके आए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, ठीक है? दुनिया में कहीं से भी पानी लेके आओ, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सही होगा, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सही होगा। आई बात समझ? सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है? लास्ट पॉइंट था प्योर सब्सटेंस का कि प्योर सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेज में नहीं सेपरेट किया जा सकता, फिर नहीं तोड़ा जा सकता बाय एनी फिजिकल मेथड। आई बात समझ में? इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो, जैसे मान लो किसी कंटेनर में पानी भर के रखा है, ठीक है? फिजिकल मेथड का मतलब हुआ कि हम अगर इस पानी को छान दें, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि पानी को छानने के बाद उसका हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, ठीक है? छानना कैसा मेथड है? फिजिकल मेथड है। फ़िल्टर करना फिजिकल मेथड है, ठीक है? तो क्या अगर हम पानी को छान देंगे, तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? नहीं अलग होगा, ठीक है? इसी का मतलब हुआ, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। आ रही बात समझ में? इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम इसको गर्म कर दें, ठीक है? H2 लिक्विड को गर्म कर दें, ठीक है? तो क्या होगा? ये H2 गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है? गर्म करने से भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग हो जाएँ। आई बात समझ में? तो गर्म करना भी एक तरीके का फिजिकल मेथड ही है। अब इसको हम मान लो कंडेंसेट कर दे रहे हैं, ठीक है? कंडेंसेशन का मतलब हुआ कि हम ये जो भाप थी, इसको ठंडा कर दिए। ठंडा कर देने से ये फिर से H2O के लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड में चेंज होने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिए, ठीक है? तो दुनिया की किसी भी फिजिकल मेथड से हम किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम पानी में करंट का फ्लो करवाएँ, मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें, तो वो H2 और O2 में चेंज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस फिजिकल मेथड नहीं होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल मेथड होता है। आई बात समझ में? अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएँगे तो H2 और O2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है? बट उसको फिजिकल मेथड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है? अब प्योर सब्सटेंस के टाइप्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। बुक्स में जो डेफिनेशन मिलती है एलिमेंट की, an element is the basic form of matter that cannot be broken into simpler substances by any physical method। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा मिलता है, ठीक है? बट ये इतनी घटिया डेफिनेशन है कि इसको पढ़ के दुनिया का कोई भी बच्चा एलिमेंट के बारे में समझ ही नहीं सकता, ठीक है? और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको एक्चुअल में एलिमेंट का ई भी नहीं पता होता है। है बात समझ में? आज तुम लोग एक्चुअल में समझोगे कि एलिमेंट होता क्या है। है बात समझ में? अगर हम सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में समझना शुरू करें, ठीक है? तो एक्चुअल में ये और ऐसे लिख के बुक्स को समझाना चाहिए कि एलिमेंट होता क्या है, ठीक है? तो होता क्या है एक्चुअल में हाइड्रोजन एलिमेंट? जो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट होता है, वो ऐसे करोड़ों हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ठीक है? ऐसे कई करोड़ एटम जुड़ते हैं। कितनी करोड़ एटम जुड़ते हैं या फिर कितनी बार हम हाइड्रोजन का एटम को जोड़ें? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है? ये नंबर आप लोग को जाना-पहचाना दिख रहा होगा। यहीं से मूल कॉन्सेप्ट का बेस शुरू होता है। आई बात समझ में? अगर हम इतने सारे हाइड्रोजन के एटम्स को 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बार जोड़ते हैं, तब जाके हाइड्रोजन का एक एलिमेंट बनता है, ठीक है? आई बात समझ में? इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर लोग को ये बात पता नहीं होती है। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि इस नंबर को 1 मोल कहा जाता है। आई बात समझ में? मोल क्या होता है? मोल एक नंबर होता है। जैसे 1 दर्जन एक नंबर होता है, 1 दर्जन में कितना होता है? 1 डज़न में 12 होते हैं, तो डज़न क्या है? एक नंबर है। आई बात समझ में? 1 दर्जन केला उसका मतलब 12 केले, ठीक है? तो डज़न एक नंबर है, वैसे ही मोल एक नंबर है, ठीक है? उस नंबर का वैल्यू कितना होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है? मोल का बाकायदा 3-4 क्लास लगेगा समझने में, ठीक है? यहाँ पे हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होती है मोल को समझने की, ठीक है? अभी हम मोल पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आगे चल के आप लोग को मोल बहुत अच्छे समझाएँगे। यहाँ पे देखो,
अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मास को समझाने की कोशिश करें, ठीक है, देखो मास का हम बकायदा 1-1.5 घंटे का लेक्चर लेंगे, ठीक है, उसमें हम बकायदा आप लोग को मास अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, एटॉमिक मास हम समझाएंगे अच्छे से, उसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास समझाएंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, उसमें हम बताएंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताएंगे, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताएंगे, ठीक है, और मोलर मास के बारे में बताएंगे। आइए समझ में, ये सारी के सारे मास हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम बस आइडिया दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये कंसेप्ट आप लोग बहुत आसानी से समझ सकें। अगर हम यहाँ पे मास लिखें हाइड्रोजन के एक एटम का, ठीक है, तो सबको पता है हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका मास होता है 1U, ठीक है, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन का मास होगा 1U, तीसरे का मास होगा 1U। आइए समझ में, अगर हम इसी 1 को 5 बार जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। अगर हम 1 को 10 बार जोड़ते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या मिलेगा, हमको 10 मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसी 1 को इतनी बार जोड़ते हैं, यहाँ पे 5U मिलेगा और यहाँ पे 10U मिलेगा। आई बात समझ में, अगर 1 को 6.023 इंटू 10 पर 23 बार जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 6.023 इंटू 10 पर 23 U मिलेगा। यहाँ तो बात समझ में ही ना, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो 1U होता है इसकी वैल्यू होती है 1.661 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक। इसको देखने के बाद तुम लोग पैनिक मत कर जाना, इसके बारे में हम समझाएंगे कि नंबर एक्चुअल में आता कहाँ से है, ठीक है, बट धीरे धीरे अगर एक साथ सब खाने की कोशिश करोगे तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आगे वाली क्लासेज में समझ में आएगा धीरे धीरे। ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे सारा कनेक्शन फिट करेंगे, ठीक है। तो U बराबर होता है 1.661 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है, तो ये U हटा के हम अपनी वैल्यू लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चलो ये U हटा के हम लिख देते हैं, इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं, इस U की जगह पे हम लिख दिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये U हटा के लिख दिए हम 1.661 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। आई बस समझ में, हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम U को ग्राम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम एक एलिमेंट का मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एक एलिमेंट का मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो 6.023 है और ये 1.661 है इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 24, इन सब की वैल्यू, इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 1, ठीक है, और ये जो ग्राम है ये ग्राम ही है। आई बात समझ में, किसी को डाउट हो रहा होगा, बहुत शॉकिंग लग रहा होगा कि इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 कैसे आ गया, ठीक है। तुम लोग घर पे ट्राई करना कि 6.023 और 1.661 का मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग तो 10 आएगा, ठीक है, और 10 की पावर 23 और 10 की पावर -24 को मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 10 की पावर -1, ठीक है, और ये आ जाएगा ग्राम। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, ठीक है, इसको 10/10 कर देंगे तो आ जाएगा 1 ग्राम। आई बात समझ में, तो एक्चुअल में एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट होता है, अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो जो हाइड्रोजन का एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट होता है वो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का कॉम्बिनेशन मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। आई बात समझ में, एक मोल हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हाइड्रोजन का एक एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। इस एक एलिमेंट का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है, ठीक है, और इस एक एटम का मास कितना होता है, इस एटम का मास 1U होता है। ये 1U कहाँ से आया, इसको हम मास वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होता है, हाइड्रोजन के एक एलिमेंट का मास 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम कहाँ से है, अभी हम थोड़ी देर लिख के पहले बताए, ठीक है। अभी तुम लोग को समझ में आया होगा कि एलिमेंट और
एटम में डिफरेंस क्या होता है और कितने एटम्स मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट की। देखो, सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स को हम कितनी बार जोड़ेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 टाइम्स जोड़ेंगे। आई बात समझ में? तब जाके हमको ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना? अब देखो ध्यान से, हम कितनी बार जोड़ रहे हैं? एक मोल बार जोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के एटम को एक मोल बार जोड़ रहे हैं, तब जाके ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको मास के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U, इसका मास होता है 16U, इसका भी मास होता है 16U। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, अगर हम 16U को 3 बार जोड़ें तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 16 इंटू 3। आई बात समझ में? ठीक है, अगर हम 16U को 10 बार जोड़ें, ऐसे ऐसे करके हम 10 बार जोड़े, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 16 इंटू 10U। ठीक है, अगर हम ऐसे करके 16U को 6.023 इंटू 10⁻23 बार जोड़ें, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो हमको मिलेगा 16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23U, इतना मिलेगा हमको। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? 3 बार जोड़ेंगे तो 16 इंटू 3, 10 बार जोड़ेंगे तो 16 इंटू 10, 6.023 इंटू 10⁻23 बार जोड़ेंगे तो 16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23U मिलेगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि हम U की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम U की जगह पे लिख सकते हैं 16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। U की जगह पे हम लिख दिए 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम। कहाँ से आया है इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम वो सब चीज़ यहाँ पे बताने लगेंगे तो एलिमेंट को समझाने का टॉपिक मिस हो जाएगा। ठीक है, तो जो जहाँ चीज़ जरूरी है उसको वहीं पे समझाएंगे, बट समझाएंगे सब। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 10 और 16 तो है ही है। ठीक है, और 10⁻23 और 10⁻24 का मल्टीप्लिकेशन आता है 10⁻1, और ये ग्राम तो रहेगा ही। इसका इसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा तो बचेगा फाइनली 16 ग्राम। आई बात समझ में? तो 16 ग्राम आया कहाँ से? 16U को एक मोल बार हम जोड़े तो वो मिल जाता है 16 ग्राम, वो बन जाता है 16 ग्राम। ठीक है, ये बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16U होता है, लेकिन ऑक्सीजन के एक एलिमेंट का मास 16 ग्राम होता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, 16 ग्राम कहाँ से आया ये बता दिए, 16U कहाँ से आया उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एलिमेंट और एटम में डिफरेंस समझ में आया ना? ठीक, अब अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लिखें सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट का, अच्छे से पता है सॉलिड एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। जैसे आयरन है, सॉलिड एलिमेंट होगा। ठीक है, जिंक है, सॉलिड एलिमेंट होगा। सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर, ये सब के सब क्या होंगे? सॉलिड एलिमेंट होंगे। ठीक है, लिक्विड एलिमेंट की बात करें तो ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड एलिमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही मरकरी लिक्विड एलिमेंट होता है। आई बात समझ में? गैसेस की बात करें तो जो Cl2 होगा, O2 होगा, N2 होगा, और जितने भी इनर्ट गैसेज होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब के सब इनर्ट गैसेज होते हैं। ठीक है, टोटल 11 गैसेज होती हैं। आई बात समझ में? कंपाउंड पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये टॉपिक देख लेते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी होता क्या है? ठीक है, एटॉमिसिटी का डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये O2 है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? इसकी एटॉमिसिटी होगी 2। ठीक, अगर O3 लिखा है तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। आई बात समझ में? जैसे फास्फोरस लिखा है P4, ठीक, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4। ऐसे ही कहीं एसेट लिखा होता है, मतलब 8 सल्फर, आई बात समझ में? इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 8 होगी। ठीक, अगर हम कंपाउंड की बात करें, ये सब के सब एलिमेंट है। अगर हम H2O की बात करें
तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? इसमें कितने एटम्स दिख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, अगर H2SO4 दिख रहा है, ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 2 6 7, इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 7। ठीक है, C6H12 वो 6, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 6 6 12 12 12 24, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 24। आई बात समझ में? ठीक है, ये बहुत इजी सा टॉपिक है, बट कहीं कहीं क्वेश्चन में इसका सवाल मिल जाएगा, किसी कंपाउंड की एटॉमिसिटी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ काम आएगा। अब देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, बुक्स में जो डिफिनीशन लिखी रहती है कि व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, बाय मास ध्यान रखना। द प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, ये बुक में लिखा रहता है। ठीक है, जो कि बहुत ही बेकार तरीके की डिफिनीशन है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर 2 एलिमेंट या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन रिएक्ट करने की कंडीशन क्या है? उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस मिलेगा उसको हम कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, जैसे हाइड्रोजन है, ये भी एक एलिमेंट है, इसके पहले पढ़ा चुके। दूसरा ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। अगर दोनों रिएक्ट करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2H2O लिक्विड। आई बात समझ में? मतलब एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं? हमको एक कंपाउंड दे रहे हैं, एक प्योर कंपाउंड दे रहे हैं। ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस दे रहे हैं जिसको कंपाउंड कह रहे हैं हम। आई बात समझ में? इस डेफिनेशन के हिसाब से कंपाउंड ये होता है। ठीक है, जो कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बना हो। आई बात समझ में? अगर हम कंपाउंड का ढेर सारे एग्जांपल देखें, तो अभी हम बताए कि H2O कंपाउंड होगा, CO2 कंपाउंड होगा, ठीक है, NH3 कंपाउंड होगा, ठीक है, CH4 कंपाउंड होगा, ठीक है, C6H12 वो 6 कंपाउंड होगा। ठीक है, ये सब के सब प्योर होते हैं। ठीक है, अब ये मत कह देना कोई कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, 3 एलिमेंट अगर मिले हैं तो प्योर कैसे हुआ? ठीक है, ऐसे नहीं देखना है। हमको देखना है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों के अलावा कोई और तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें NH3 को मिक्स कर दें तब ये जाके इम्प्योर होगा। ठीक है, अगर खाली C6H12O6 इसी कंपोजिशन में प्रेजेंट है तो उसको प्योर इम्प्योर नहीं कहा जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे हम H2O के बारे में बताए थे कि H2O में हमको कोई और चीज़ ना मिली हो। ठीक है, H2O में कुछ और ना मिला हो, मतलब खाली 2 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो तो इसको प्योर कहा जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स की। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी कंपाउंड में खाली एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। आई बात समझ में? बहुत बेसिक बात है, इसको कई बार समझा चुके। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, लिखा है ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड बट इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। ठीक है, मतलब हुआ कि हम किसी भी कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फिजिकल मेथड का मतलब हुआ कि हम फिल्टर करके वाटर को फिल्टर करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कर सकते हम इसमें हाथ डाल के वाटर के एक पार्टिकल को बाहर निकाल लें और उसमें से हाइड्रोजन को अलग कर दें। ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट केमिकल मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जैसे वाटर है, वाटर में अगर हम करंट को फ्लो करवा दें, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें, तो हमको H2 मिल जाएगा अलग और O2 मिल जाएगा अलग। आई बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ये केमिकल मेथड होता है, तो हम केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को तोड़ के उसके एलिमेंट्स को अलग कर दिए। आई बात समझ में? तो हम केमिकल मेथड से किसी कंपाउंड को उसमें से किसी कंपाउंड में से एलिमेंट्स को हम अलग कर सकते हैं या फिर किसी कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, बट फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। अगली प्रॉपर्टी है in compound elements are present in fixed proportion by mass and a compound has a definite formula। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले अमोनिया की बात किए थे
इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो था वो फिक्स था। ठीक है, अगर हम C6H12O6 की बात करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा C6H12O6 ही होगा। ठीक है, 6-12-6 का होगा। अगर हम सिंपल रेशियो की बात करें तो 6 टू मतलब 1:2:1 होगा। ठीक है, हम 6 से डिवाइड कर दिए। आई बात समझ में? ठीक है, एक चीज ये भी देखना कि हम अमोनिया को दुनिया में से कहीं से भी लेके आए, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा हमेशा 1:3 ही होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, कंपाउंड की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब हुआ इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि जिससे मिलके कोई कंपाउंड बना होगा। ठीक है, तो जिससे मिलके बना होगा उसकी प्रॉपर्टी और जो बना होगा उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होगी। इसको तुम लोग बहुत अच्छे से वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? बहुत ज्यादा फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, बहुत तेजी से आग पकड़ती है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है, बट जो वाटर बनता है वो आग को बुझाने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और वाटर जो बना इसकी प्रॉपर्टी अलग है। आई बात समझ में? ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और वाटर की प्रॉपर्टी अलग होगी, ये कहा जा रहा है इस प्रॉपर्टी में। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलो समझते हैं कि एक्चुअल में कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, जो बुक में दिया है और जो बुक, ये सब अभी तक जो बताइए सब बुक में लिखा था। ठीक है, अब समझते हैं एक्चुअल में कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, जो तुम लोग को मोल का बेसिक समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब कंपाउंड समझने के पहले हमको H2O का मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो H2 में क्या दिख रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये बना कैसे होगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये बना होगा हाइड्रोजन के एटम से प्लस हाइड्रोजन के दूसरे एटम से प्लस ऑक्सीजन एटम से। है बात समझ में? तो क्या बनेगा, H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। ठीक, ये एटम लिए हैं, यहाँ पे दूसरा एटम लिए हैं और तीसरा एटम लिए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की डिफिनेशन भी क्या होती है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अगर हम यहाँ पे मास थोड़ा सा डिस्कस कर लें, हाइड्रोजन का मास होगा 1U, इसका मास होगा 1U, इसका मास होगा 16U। ठीक है, तो 16 + 1 + 1 18। तो H2O के मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो 18U होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लो इसको। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18U। आई बात समझ में? ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18U। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई ना? ठीक, अब हम चलते हैं कंपाउंड पे। अब हम बात करते हैं H2O के कंपाउंड की। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं कैसे बना होगा ये। ठीक है, ध्यान समझो। जैसे उसी क्राइटेरिया को हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे, बट इस बार हम लेते हैं H2O का मॉलिक्यूल। फिर से लेते हैं H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, कई बार लिखेंगे जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए हम डॉट डॉट करके लिख देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतनी टाइम्स मतलब इतने बार। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल को हम कितनी बार लिए, 6.023 इंटू 10⁻23 टाइम्स, मतलब इतनी बार लिए। ठीक है, और ये क्या होता है, 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को हम कितनी बार लिए हैं, 1 मोल बार लिए हैं। ठीक है, तब जाके हमको मिलता है H2O का कंपाउंड। ठीक है, मतलब 1 कंपाउंड ऑफ H2O, 1 कंपाउंड ऑफ H2O। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझना। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताए H2O के मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो 18U होता है। मॉलिक्यूल का वेट 18U होता है। ये क्या होगा, ये भी 18U होगा। ठीक है, अब हम ऐसे 18U को कितनी बार जोड़ें, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर हम फिर से समझाने की कोशिश करें तो अगर हम 18U को 3 बार जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18U इंटू 3। ठीक है, 10 बार जोड़ें तो लिख सकते हैं 18U इंटू 10। ठीक है, अगर हम 18U को 6.023 इंटू 10⁻23 बार जोड़ें
इसको लिख सकते हैं 18U इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से हम जितने भी H2O के मॉलिक्यूल लिखे हैं हम सबका मास निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम सबको मास निकाल लेंगे हमको एक कंपाउंड का मास मिल जाएगा, एक वाटर के कंपाउंड का मास मिल जाएगा। अगर हम इन सबका मास निकाल लें तो वाटर के कंपाउंड का मास मिल जाएगा। आई बात समझ में? अभी तो थोड़ी देर पहले बताए थे हम कि 1U बराबर कितना होता है, 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस U की जगह पे हम ये वैल्यू उठा के रख देते हैं 1.661। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा 18 इंटू 1.661 इंटू 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होगा ग्राम में। ठीक, अब फिर से वही सिचुएशन आ गई कि अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 10 और 10⁻24 और 10⁻23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10⁻1। ठीक है, और ये ग्राम रहेगा, ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 18 ग्राम। ठीक है, यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी तुम लोग को कि जो कंपाउंड होता है वाटर का कंपाउंड, वाटर का एक कंपाउंड, ठीक, वो कई करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, कई करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो 18U होता है, लेकिन वाटर के कंपाउंड का जो वेट होता है वो 18 ग्राम होता है। आई बात समझ में? तो आज तुम लोग को वाटर के मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आया होगा। मॉलिक्यूल जो होता है वो 18U होता है और जो कंपाउंड होता है वो 18 ग्राम का होता है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से निकल के आती है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना? इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहीं से मोल का बेस शुरू होता है। आई बात समझ में? तो अगर कहीं बुक में ये लिखा मिल जाए कि H2O लिया है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल होगा तो इसका मास होगा 18U, लेकिन अगर वो कंपाउंड होगा तो उसका मास होगा 18 ग्राम। ठीक है, अगर U लिखा है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि खाली एक वाटर के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, लेकिन अगर ग्राम लिखा है इसका मतलब ये एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे एक मोल वाटर का मॉलिक्यूल है। आई बात समझ में? ठीक है, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझना इसको। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। जनरल लैंग्वेज में इम्प्योर सब्सटेंसेस किनको कहा जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंसेस उनको कहा जाएगा, एकदम सीधी सी बात है, जो प्योर नहीं होती हैं। एकदम सीधी सी बात है, जैसे मान लो गांव में दूध होता है, ठीक है, इस कंटेनर में मिल्क है, ठीक है, अगर हम मिल्क में ढेर सारा पानी मिला दें, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये दूध अब प्योर नहीं रहा, क्योंकि इसमें मिल्क के अलावा हम ढेर सारा वाटर भी ऐड कर दिए। ठीक है, इसका मतलब हम किए क्या, हम ये किए, हमारे पास मिल्क था, ठीक है, और उसमें हम वाटर ऐड कर दिए। ठीक, अगर हम इसी तरीके से किसी कंटेनर में मान लो H2 गैस भर के रखे हैं, आई बात समझ में, और हम बाहर से अगर H2 गैस ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या ये इम्प्योर सब्सटेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हम एक ही टाइप का सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें कोई नया सब्सटेंस ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको इम्प्योर बनाने के लिए हम हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ऐड कर दें, जैसे ऑक्सीजन ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर होता है। आई बात समझ में? मिक्सचर का मतलब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड कर दिए, जो दो अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी प्योर सब्सटेंस में कोई दूसरा प्योर सब्सटेंस ऐड कर दें जो कि उससे डिफरेंट हो, ठीक है, जैसे H2 अपने आप में प्योर है, ठीक है, अगर हम इसमें दूसरा प्योर सब्सटेंस ऐड कर दे रहे हैं, मतलब O2 भी अपने आप में प्योर है, ये भी अपने आप में प्योर है, लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमको मिलेगा वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा। आई बात समझ में? तो मिक्सचर की डिफिनीशन क्या होगी? डिफिनीशन इसकी होगी कि ए मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेज, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ in any proportion by mass is called mixture।
ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब हुआ कि अगर हम किसी कंटेनर में, ठीक है, एलिमेंट हो, ठीक, हम इसमें कोई दूसरा एलिमेंट लाके डाल दिए, जैसे ऑक्सीजन है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट लाके डाल दिए नाइट्रोजन, ठीक है, तो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन वो जो दोनों एलिमेंट हों वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है, वो सेम एलिमेंट ना हो, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है और कंपाउंड, या तो इसकी जगह पे हम कोई कंपाउंड लाके डाल दिए, ठीक है, ऑक्सीजन में हम H2O डाल दिए, ठीक है, या फिर H2O में ऑक्सीजन डाल दिए, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि O2 और N2, मतलब O2 में H2O और N2 दोनों लाके डाल दिए, ठीक है, तब ये क्या होगा, मिक्सचर कहलाएगा। इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि हम इसमें 1 लीटर पानी डालें, हम इसमें 2 लीटर भी डाल सकते हैं, 4 लीटर भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो अब मेरी मर्जी है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम मिक्सचर बनाने के लिए किसी पार्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करते, हम कितना भी चाहे किसी भी सब्सटेंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम घर में शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, मतलब शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है कि हमको 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी डालना है या फिर आधा किलो चीनी डालना है, ठीक है। अब ऐसा में तो मिक्सचर बनाने के लिए हम कितना भी चीनी ऐड कर सकते हैं जितना हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, इसी कंटेनर में मान लो हम अल्कोहल लिए हैं, तुम लोग का फेवरेट, ठीक, उसमें हम क्या डाल दिए, उसमें वाटर ऐड कर दिए, ठीक है। अब किसी की रिक्वायरमेंट होती है कम पानी की और ज़्यादा अल्कोहल की, और किसी की रिक्वायरमेंट होती है अल्कोहल कम और पानी ज़्यादा। वैसे तुम लोग को पहला केस होगा, अल्कोहल ज़्यादा पानी कम, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बना उसमें हम ये नहीं फिक्स कर रहे हैं कि हमको इतने अल्कोहल में 10 ml अल्कोहल में 50 ml पानी डालना है, ठीक है, एकदम जरूरी नहीं है। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप लोग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपके में अल्कोहल ज़्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा, ठीक है। तो इस जो ये जो सॉल्यूशन ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ये रहे मिक्सचर के एग्जांपल। सबसे पहले लिखा है एयर। एयर क्या होता है, एयर में N2 भी होगा, O2 भी होगा, N2 भी होगा और CO2 भी होता है, ठीक है। एयर क्या होता है, इन सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। अब असल में ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है और ये भी प्योर सब्सटेंस है। अगर हम तीनों को मिक्स करते हैं तो हमको एक इम्प्योर सब्सटेंस मिलता है जो कि एयर होता है, ठीक। मिल्क कैसे इम्प्योर है, मिल्क इम्प्योर इसलिए है क्योंकि इसमें फैट होता है, इसमें प्रोटीन भी मिक्स होता है। असल में इस वजह से मिल्क को इम्प्योर में काउंट करा जाता है। शुगर सॉल्यूशन मतलब इसमें वाटर होगा प्लस शुगर होगा, ठीक है, दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर एक इम्प्योर सब्सटेंस बना रहे हैं। इसमें वाटर होगा और साथ में NaCl होगा। एलॉय, एलॉय ध्यान रखना, ठीक, मिल्क ध्यान रखना, एयर ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। एलॉय क्या होता है, एलॉय मेटल प्लस मेटल, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। एलॉय क्या होता है, दो मेटल्स को पिघला के हम एलॉय बनाते हैं। जैसे हमको एलॉय जिस क्वालिटी का चाहिए होता है उसी के हिसाब से हम मेटल को ऐड करते हैं। कभी कभी इसमें नॉन मेटल भी होता है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि ये मेटल और ये मेटल सेम हो, अगर ये मेटल दोनों सेम रहेंगे तो एलॉय बनेगा ही नहीं, ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। आई बात समझ में, तो मेटल कोई दूसरा मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी नॉन मेटल होता है कुछ केसेज में, जैसे स्टेनलेस स्टील में नॉन मेटल यूज होता है, कार्बन। वाटर और अल्कोहल वाला एग्जाम्पल आप लोग का फेवरेट है। ऑयल एंड वाटर का एग्जाम्पल भी देखे होंगे, इसमें ऑयल और वाटर दोनों प्योर सब्सटेंसेज हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस बनेगा। आई बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, ए मिक्सचर शोज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, मतलब हुआ कि मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलकर बना होगा उसी की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका शुगर और वाटर सॉल्यूशन का, ठीक है, या अल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन, शुगर वाटर रहने देते हैं, ठीक है। देखो अगर इसका सॉल्यूशन तैयार किए हम, ठीक है, तो पानी का टेस्ट अलग होता है, शुगर का टेस्ट अलग होता है, लेकिन अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमको दोनों का टेस्ट पता चलता है। शुगर का भी टेस्ट पता चलेगा, वाटर का भी टेस्ट पता चलेगा। वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है बट हमको पता चलेगा इसमें वाटर है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो मिक्सचर मिला हमको उसमें शुगर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही हैं और वाटर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही है, मतलब जिनसे मिलके सॉल्यूशन बना है, जिनसे मिलके मिक्सचर बना है
दोनों की प्रॉपर्टीज हमको पता चल रही है, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे मान लो हमारे पास सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमको ये पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन में सैंड भी है, और सॉल्यूशन नहीं कह सकते इसको, इस मिक्सचर में सैंड भी है और वाटर भी है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है, लिखा है मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इसका मतलब हुआ, जैसे मान लो हमारे पास सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, तो क्या हम सॉल्ट में से वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसको हीट कर दें, ठीक है, तो सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा सॉल्यूशन में सॉल्ट, ठीक है। ऐसे हम शुगर वाटर के सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, हीट करेंगे वाटर उड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम मिल्क से फैट को भी अलग कर सकते हैं, अलग करा ही जाता है, ठीक है। मिल्क को ऐसे मिक्स चलाते हैं बहुत देर तक, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको कहा जाता है, उससे हम मिल्क अलग फैट अलग कर सकते हैं। है बस समझ में? मिल्क को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उससे फैट अलग हो जाता है, ठीक है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, जितनी हमको रिक्वायरमेंट होती है पानी में हम उतना चीनी मिला सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर 1 लीटर पानी है तो पूरी दुनिया में उसमें हम 10 ग्राम या फिर 20 ग्राम ही चीनी मिला सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। जितना हमको जरूरत होती है उस हिसाब से हम चीनी मिक्स कर सकते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक है मिक्सचर डू नॉट हैव डेफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको अगर हम समझें, जैसे मान लो इसमें सॉल्ट मिक्स किए हैं और वाटर मिक्स किए हैं, ठीक है। अगर हम इसको हीट करते हैं इसमें से खाली वाटर बाहर जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों हुआ? सॉल्ट क्यों नहीं बाहर गया? सॉल्ट इसलिए नहीं बाहर गया क्योंकि सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोनों डिफरेंट होते हैं, या फिर कहें हम सॉल्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी डिफरेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा। सॉल्ट का लगभग 1500 के आसपास होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे पता चलता है कि मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं और दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग-अलग हो सकता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इसमें लिखा है मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इंडिस्टिंग्विशेबल कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसमें वाटर है, ठीक है। हम बाहर से क्या डाल दिए, इसमें ऐड कर दिए शुगर, ठीक है। अब शुगर डालने के बाद हमको जो सॉल्यूशन मिला वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होता है इसका मतलब, अगर हम जो सॉल्यूशन मिला इसमें हम चाहे यहाँ से पानी उठा के पिए, चाहे यहाँ से पानी उठा के पिए, ठीक है, हमको ये ऊपर वाला पार्ट भी उतना ही मीठा लगेगा जितना नीचे वाला पार्ट मीठा है, ठीक है। अगर आप जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नीचे वाला ज़्यादा मीठा लग रहा है और ऊपर वाला कम मीठा लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब चीनी अच्छे तरीके से घुली नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीनी मिला दिए हैं, ठीक है। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होना चाहिए, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होगा तभी उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाएगा, नहीं तो उसको हेटेरोजेनियस की कैटेगरी में रखा जाएगा। आई बात समझ में? मतलब जितना स्वीटनेस यहाँ हो उतना ही स्वीटनेस यहाँ पे हो। आई बात समझ में? मतलब हुआ इसका कि जितना चीनी यहाँ पे घुली हो उतना ही चीनी यहाँ पे भी घुली हो, तब उसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। इनडिस्टिंग्विशेबल कंस्टिट्यूएंट का मतलब हुआ कि मिक्सचर बनाने के बाद हमको ये ना दिखे कि यहाँ पे चीनी थोड़ी बहुत बची हुई है, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब वो अलग-अलग दिखे ना, मतलब चीनी और पानी हमको अलग-अलग ना दिखे, ठीक है। जो चीनी मिली हो वो कंप्लीटली घुल चुकी हो, या फिर जो सॉल्ट मिला हो पूरी तरह घुल चुका हो। आई बात समझ में? तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। और होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। आई बात समझ में? और ये जो सॉल्यूशन है ये क्लास 12th का पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम पार्टिकुलरली सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आई बात समझ में? अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा तभी तुम लोग 12th में सॉल्यूशन के बारे में ढंग से पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ बता दें कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही फेज में होता है। एक फेज में होने का मतलब क्या हुआ कि हम शुगर पहले सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद भी शुगर सॉलिड स्टेट में ही रहता है तो वो हेटेरोजेनियस होगा,
ठीक है? बट होता क्या है कि शुगर वाटर में जाने के बाद शुगर भी वाटर के जैसे बन जाता है, ठीक है? तो फेज़ का मतलब हुआ कि ये लिक्विड फेज़ में है, मतलब इसमें कोई सॉलिड नहीं है, ठीक है? इसमें एक ही फेज़ प्रेज़ेंट है और वो है लिक्विड फेज़, ठीक है? सॉलिड फेज़ नहीं है, ना कि गैसियस फेज़ है। आई बात समझ में? तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही फेज़ में होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो एक ही फेज़ में होता है। आई बात समझ में? तुम लोग को लग रहा होगा कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें और 9th की चीज़ें बता रहे हैं, ये तो बहुत आसान है, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो दोबारा क्यों पढ़ें? इसलिए दोबारा से पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो 10th होता है और 11th होता है, इसमें बहुत बड़ा गैप है, ठीक है? इतना बड़ा गैप है कि अगर हम अचानक से सीधा-सीधा 11th के टॉपिक्स पढ़ाने लगेंगे, तो वो आप लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। शुरू में ही आप लोग एकदम परेशान हो जाएँगे, ठीक है? इस वजह से जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इसको ऐसे चलने दीजिए। धीरे-धीरे करके हम लेवल बढ़ाएँगे। आई बात समझ में? अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारी-सारी चीज़ें 9th की हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, धीरे-धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है? पढ़ते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफ़ॉर्म कंपोज़िशन ना हो। आई बात समझ में? इसका मतलब जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है? वाटर है मान लो, इसमें हम सैंड मिला दिए, ठीक है? तो ये जो सैंड होगा वो नीचे जाके यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक? वो ऐसा नहीं होगा कि ये सैंड पूरे वाटर में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है? वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है? अब जो सॉल्यूशन मिला या फिर अब जो मिक्सचर मिला, सॉल्यूशन नहीं कह सकते इसको, अब जो मिक्सचर मिला उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है? और इसमें जो सैंड होगा और वाटर होगा वो हमको अलग-अलग दिखाई पड़ेगा, ठीक है? मतलब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे, सॉरी डिस्टिंग्विशेबल होंगे, मतलब अलग-अलग दिखाई पड़ेंगे। आई बात समझ में? अगर हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स की बात करें, सैंड प्लस वाटर होगा, ऑयल और वाटर होगा, सैंड एंड आयरन फाइलिंग्स होंगी। आयरन फाइलिंग्स का मतलब होता है लोहे के छोटे-छोटे टुकड़े, अगर उनको सैंड में मिला दिया जाए, तो ये भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। ब्लड ध्यान रखना, मिल्क ध्यान रखना, ये दोनों भी हेटेरोजेनियस होते हैं, ठीक है? मडी वाटर हेटेरोजेनियस होता है, बटर, चीज़ हेटेरोजेनियस होता है, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, फॉग, मिस्ट, ये सब भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होते हैं। आई बात समझ में? तो ये था हमारा लेक्चर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है? इसके बाद की चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसको शेयर करना, ठीक है? और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो लोग लाइक नहीं किए हैं, मेरे बच्चे जो लाइक नहीं किए हैं, उनके लिए हम खासकर कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आई बात समझ में? मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।